नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आज संसद में एक अहम दिन है और लोकसभा में आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर, संविधान को जब अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था, उसकी 75वीं वर्षगांठ पर एक महत्वपूर्ण बहस होने जा रही है। लोकसभा में 2 दिन चलेगी ये बहस, 13 और 14 दिसंबर को, और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चलेगी। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही में आज जबरदस्त हंगामे की स्थिति रही। सभापति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बीच में जोरदार बहस हुई और उस बहस के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। जो संविधान आज हमारे पूरी व्यवस्था को चला रहा है, उस संविधान के 75 साल होने पर विपक्ष ने यह मांग की थी कि संसद में के शीत सत्र में उस पर बहस कराई जाए। संविधान में हमने इन 75 सालों में क्या खोया, क्या पाया और क्या उसकी स्थिति है, किस दिशा में संविधान चल रहा है। क्योंकि संविधान को लेकर विपक्ष लगातार ये हमले कर रहा है कि संविधान को लेकर सरकार की सोच ठीक नहीं है, संविधान को बदलना चाहती है, संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की, उनको समाप्त करने की, कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। इन सारे विवादों के बीच संविधान पर जो एक महत्वपूर्ण बहस लोकसभा में होनी है आज और कल, यानी 13 और 14 दिसंबर को, अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और विपक्ष ने इसका आग्रह किया था। तो ये जो 2 दिन की बहस होगी, शीत सत्र में पिछले 3 हफ्ते से जिस तरह से लगातार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, राज्यसभा को आज फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उन परिस्थितियों में ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या जब 75 साल होने पर संविधान को अंगीकृत किया गया था, जब अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और संसद में उस पर बहस हो रही है, तो क्या उस बहस के दौरान सदन की कार्यवाही चलेगी या उसमें भी व्यवधान आएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से लगातार संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा छाया हुआ है और जो व्यवधान पड़ रहा है, जो कार्यवाही स्थगित हो रही है बार बार, वो इसलिए हो रही है कि इस पे अडानी के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उस चर्चा से भाग रही है जैसा विपक्ष का आरोप है। और सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी स्पीकर और सभापति, वो इस चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं विपक्ष को। इन सारे मुद्दों के बीच जो जब 2 दिन की संविधान पर चर्चा होनी है 13 और 14 दिसंबर को, यानी आज और कल लोकसभा में होगी और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में होगी, ये बहुत मायने रखता है। संविधान को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है सरकार के ऊपर। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा काफी हावी रहा और एक अहम चुनावी मुद्दा रहा विपक्ष का। सरकार को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा, लेकिन सरकार इन आरोपों का खंडन करती रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो नेता है उन लोगों ने क्या उम्मीद जताई है 2 दिन की इस बहस में कि संविधान पर जो चर्चा होगी क्या होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि सरकार तो यही कहेगी, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इमरजेंसी को याद करेगी, लेकिन हमें विपक्ष को यह देखना है कि मौजूदा सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कितना चल रही है और कितना उसका उल्लंघन कर रही है। बहरहाल सुनते हैं एक बार इस संविधान पर जो चर्चा होनी है उसको लेकर कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है, बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीजें। तो
संविधान पर चर्चा होगी। इस चर्चा की शुरुआत लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी, जो पहली बार लोकसभा में चुनकर आई हैं, वायनाड से, केरल की वायनाड सीट से पहली बार चुनकर आई हैं, वो इस चर्चा की शुरुआत करेंगी। हालांकि पहले माना जा रहा था कि राहुल गांधी करेंगे, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि प्रियंका गांधी इसकी शुरुआत करेंगी विपक्ष की तरफ से। तो बहुत ही एक गर्मागर्म चर्चा होने वाली है, महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। 12 बजे यानी जब संसद में प्रश्नकाल शुरू होता है तब यह चर्चा शुरू होगी। 13 और 14 दिसंबर 2 दिन इस पर चर्चा होनी है। विपक्ष को इस चर्चा से क्या उम्मीद है, खास तौर पर तब जब लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और एक बार सुनने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, उनको कितनी उम्मीद है, कितनी सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है और क्या उससे निकलकर आने वाला है। संविधान के 75 साल होने पर किस तरह से उस पर चर्चा की। आपको यह भी बता दें कि इस चर्चा की मांग इसी शीतकालीन सत्र में विपक्ष की ओर से की गई थी कि संविधान पर चर्चा करानी चाहिए और दोनों पक्ष, जब यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी, तब फिर इसकी अनुमति दी गई है 2 दिनों की इस चर्चा की। सुनते हैं जी अमलेंदु जी। 26 नवंबर को राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि इस पर चर्चा कराई जाए। 26 नवंबर को, इसी को जिस दिन संविधान दिवस मनाया जा रहा था, उसी दिन राहुल गांधी ने लिखा था। जी बिल्कुल, चूंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो संविधान हमारा है उसको एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया था। ये 2 चीजें हैं कि किस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया है, यानी उसको एडॉप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, और दूसरी बात यह है कि कब उसको लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो 26 नवंबर, जिस दिन राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी कि इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था और तब यह चर्चा की अनुमति दी गई है 13 और 14 दिसंबर को कि उस पर चर्चा होगी। सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और अब से कुछ देर बाद इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी लोकसभा में 12 बजे से। अखिलेश यादव को सुनते हैं। देखिए, संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतक है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीढ़ी परिवार और पीढ़ी के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। सर, आप मानते हैं सदन में, लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी संविधान पे, किन और इस पर चर्चा होनी है संविधान को लेकर। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस संविधान पर चर्चा होनी है, संविधान को स्वीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसी समय जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि अब कैबिनेट ने पास कर दिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल, जिसको विपक्ष लगातार संविधान के प्रतिकूल बता रहा है, संवैधानिक के जो प्रावधान है उनके खिलाफ बता रहा है और उसको अब अगले सत्र में लाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये सारी मुद्दे, इन पर चर्चा होगी। अमलेंदु जी, जिस तरह से ये चर्चा पहले से प्रस्तावित थी और उसी समय कैबिनेट ने इसको पास किया है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार इस मुद्दे पर जो 2 दिन की चर्चा होगी लोकसभा में और राज्यसभा में, उस पर इस मुद्दे पर घिरी भी नजर आएगी और अपने को वो एक तरह से डिफेंड करने की भी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, एक डिफेंड करने की कोशिश करेगी। सरकार काफी ज्यादा घिरी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं,
जगदीप धनखड़ घिरे हुए हैं, ओम बिरला घिरे हुए हैं और संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विपक्ष इसी पर चर्चा करेगा और सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नजर आएगी। और आज भी समीर जी राज्यसभा में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है और आज तो जो पिछले दिन हंगामा होता है उससे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है और जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने जो थे एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं तो खड़गे जी ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं और बहुत ज़्यादा हो गया। खड़गे जी ने साफ साफ कहा कि आप जो है मेरा अपमान करते हैं, आप जो विपक्ष का नेता है उसका अपमान करते हैं, आप एक दलित नेता का अपमान करते हैं। ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही और जबरदस्त शोर शराबे के बीच में सोमवार तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जी बिल्कुल, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और आपको बता दें कि राज्यसभा में भी 16 और 17 दिसंबर को संविधान के मुद्दे पर चर्चा होगी, जैसे आज लोकसभा में चर्चा होने जा रही है 2 दिन की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरफ सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने जा रही है जिसको संवैधानिक प्राधिकारों जो प्रावधान है उसके खिलाफ बता रहा है विपक्ष, और दूसरी ओर इतिहास में पहली बार यह हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष के आरोप हैं, उनके बीच संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की बातें हो रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे जांच एजेंसियां हो, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि संविधान पर चर्चा होना क्यों जरूरी है। ये इस बात को भी का भी उल्लेख करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, जिस पर आज संसद में इस पर चर्चा होगी। और विपक्ष ने ही इसकी मांग की थी। राहुल गांधी ने 26 नवंबर को यह नोटिस दिया था कि ये एक लेटर लिखा था कि इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए संविधान को लेकर। पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, संविधान एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, सरकार पर निशाना साधा था और सरकार को यानी सत्तारूढ़ पार्टी को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। जी बिल्कुल, और सरकार को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और आगे भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है सरकार को। ये सारी चीज़ें सब साफ दिखाई पड़ रही हैं। आज जो संविधान पर चर्चा होगी और आज जिस तरीके से खड़गे ने कहा किसान का बेटा हूँ, सोशल मीडिया पे लोग तमाम कमेंट कर रहे हैं कि जब किसानों पे गोलियां सरकार चलवा रही है तब किसान के बेटे नहीं हो और अब किसान के बेटे बन रहे हो। तो बहुत सारी बातें अब धनखड़ को लेकर भी हो रही हैं और सदन में टक्कर जोरदार हुई धनखड़ को लेकर, और इधर अब संविधान पे जो बहस होगी बहुत दमदार होगी और सरकार इसमें काफ़ी घिरी हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव को हम लोगों ने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लोगों ने सुना कि संविधान पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने 26 नवंबर को ही लिख कर दिया था। उसके बाद राहुल गांधी स्पीकर से जाकर मिले भी थे और कहा था कि हम जो है सदन को चलने देंगे और आप इस पर संविधान पर बहस कराइए। जी बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिस तरह से लगातार विपक्ष संविधान के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, सरकार से चर्चा की सदन में चर्चा की मांग की जाती है, चर्चा नहीं हो पा रही है, लगातार कार्यवाही स्थगित हो रही है, उसको देखते हुए ये 2 दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा जब तमाम बातें आएंगी। और निश्चित तौर पर अमलेंदु जी, इसमें स्पीकर के खिलाफ जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है, पक्षपात के आरोप लगाता है, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाता है और इस कदर अब आरोप लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति आ गई है, इन सब को देखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसमें यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ठीक उसके पहले जो कैबिनेट ने वन नेशन और वन इलेक्शन का एक जो अपना एक उसमें पास किया है, उसको कानून बनाने का विधेयक है, उसको पास किया है कैबिनेट ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें बहस शुरू होती ही बड़ी दमदार बहस होने वाली है, शुरू होने वाली है कुछ देर में। लेकिन उसके पहले एक बार सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। देखेंगे वो उसमें है क्या बिल में, वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, तो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहाँ पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट भी स्टार्ट है सर। लगता है कि हाउस चलाने के मूड में है सरकार? नहीं, उनके देखो ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है, बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि
डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो लोकसभा में संविधान के मुद्दे पर जोरदार बहस होने वाली है, अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन राज्यसभा में आज एक बार फिर जबरदस्त हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। जगदीप धनखड़ ने बुलाया है लोकसभा विपक्ष के नेता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, अपने चैम्बर में, उस पर बात करने के लिए कैसे सुचारू रूप से सदन चलाया जाए। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, वो बहुत गंभीर रहा है और बड़े तमाम आरोप लगाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आप पक्षपात करते हैं, बोलने नहीं देते हैं और विपक्ष के नेताओं के साथ और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है। जी बिल्कुल, आज काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई और जगदीप धनखड़ आपे से बाहर होते हुए नजर आए और जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग विपक्ष के लिए, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब में उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए और सीधे सीधे आरोप लगाए कि वो विपक्ष के नेता का अपमान करते हैं, एक दलित नेता का अपमान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम करते हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। विपक्ष को 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है, आप क्या कह रहे हैं, मैंने बहुत कुछ सहन किया है, आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये सारी बातें धनखड़ ने के बीच में जो बहस हुई है, उसमें जी बिल्कुल, और उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो था वो जोरदार तरीके से प्रतिवाद करते हुए कहा और भारी हंगामा था और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है वो भाजपा सदस्यों को दूसरे दलों के सदस्यों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने आपसे ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है, आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं, हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने नहीं आए, हम यहाँ चर्चा करने आए, ये साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और बहुत जोरदार तरीके से पूरे मतलब जितना हंगामा हम लोगों ने पिछले 10 वर्ष में नहीं देखा है, राज्यसभा में इतना जबरदस्त हंगामा था और इसकी सारी जड़ जो है वो जगदीप धनखड़ समझ में आती है। जगदीप धनखड़ के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगे हैं। जगदीप धनखड़ ने फिर कहा कि एलओपी से कि आप 12:50 में मेरे चैम्बर में आइए, मिलिए तो आप मुझसे, यानी अब जगदीप धनखड़ अब घुटनों पे आते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो जगदीप धनखड़ को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और इसको टाला नहीं जा सकता है। बिल्कुल, उसको टाला नहीं जा सकता है, बहुत सारी बातें होंगी और निश्चित तौर पर जब इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी संसद के दोनों सदनों में, तो उस पर और खास तौर पर राज्यसभा में तो सारी बातें आएंगी कि कब कब विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनके माइक बंद किए गए, सत्ता पक्ष के लोगों को बिना नोटिस के भी बोलने का पूरा मौका दिया गया, जो आरोप लगते हैं विपक्ष के लगातार। और इस शीत सत्र में भी हम लोग इस चीज को लगातार देख रहे हैं। विपक्ष का यही आरोप है कि जहां सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं और उनके हंगामे को पूरा, उनकी बातों को सुनने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है, जबकि विपक्ष के लोग बाहर अपने मुद्दों पर, यानी संसद परिसर के भीतर, सदन के बाहर और संसद परिसर के भीतर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अब जब संविधान सभा पर चर्चा होनी है, निश्चित तौर पर अडानी का मुद्दा जो अब तक पिछले 3 हफ्ते से लगातार संसद में गरमाया हुआ है, जिस पर चर्चा की मांग हो रही है, निश्चित तौर पर वो मुद्दा इस संविधान सभा पर चर्चा में भी उठेगा। बहरहाल सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां संविधान पर चर्चा शुरू हो गई है और सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं और विपक्ष की ओर से बोलने की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। चलते हैं लोकसभा और सुनते हैं राजनाथ सिंह उस पर क्या कह रहे हैं। बात भी देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वो प्रतिबिंब था।
और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल ऑफ द पीपल। कई सदियों के बाद एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, भारत की तकदीर भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था वह पूरा हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और उसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। ऐसे नागरिक जो अपनी सरकार को चुन सकते थे और चुन ही नहीं सकते थे अध्यक्ष महोदय, सरकारों को बदल सकते थे। अब देश में राजा रानी का शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था और न तो ब्रिटिश तंत्र था, बल्कि जनता का शासन था और लोकतंत्र था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का यह मार्ग प्रशस्त करता है अध्यक्ष महोदय। साथ ही लोगों के लिए मॉरल ट्रेजेक्ट्री यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम यह संविधान प्रदान करता है, जिसे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर वह काम कर सकें। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का यह एक रोड मैप है अध्यक्ष महोदय, और साथ ही यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुनः एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी यह अध्यक्ष महोदय रोड मैप है, और यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है समता का, रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता का, बंधुता का, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है, या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। तो लोकसभा में संविधान के मुद्दे पर जो संविधान दिवस, संविधान को अंगीकृत करने के 75 साल पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में जो 2 दिन की बहस हो रही है उसकी शुरुआत हो गई है। सत्ता पक्ष की ओर से राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की है। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं संविधान के बारे में उनका अपना क्या विचार है, क्या सोचते हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इस पर तमाम आरोप लगा रहा है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने
करने के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार घिरी हुई है, उसको देखते हुए यह बहस अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और अब से ठीक कुछ देर पहले ही जिस तरह से राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है और वहां सभापति जगदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जिस तरह से बहस हुई है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तब जबकि संविधान को स्वीकार करने के 75 साल हो रहे हैं और कैसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, वहां बैठे लोग भी कमजोर कर रहे हैं, यह आरोप है विपक्ष का। एक बार उस दृश्य को देखते हैं कि राज्यसभा जो सोमवार तक के लिए स्थगित की गई, लेकिन उससे ठीक पहले क्या हुआ, किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति के बीच बहस हुई है, एक बार देखेंगे। और तब उसके ठीक बाद इसको स्थगित कर दिया गया सोमवार तक के लिए। अब सोमवार को राज्यसभा में भी बहस होगी संविधान के मुद्दे पर, लेकिन आज जिस तरह से स्थगित किया गया है वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। जबरदस्त हंगामा हुआ और खुद अपने बचाव में जिस तरह से जगदीप धनखड़ नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर हमलावर रहे, उसको लेकर विपक्ष काफी नाराज है, गुस्से में है। और जगदीप धनखड़ ने अपने कैबिन में बुलाया है, चैंबर में बुलाया है नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन सदन के भीतर जो कुछ हुआ वो बहुत ही देखने लायक है। बेहद हंगामेदार रही आज की कार्यवाही राज्यसभा की। हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है दे रही है और किसानी को बचाने के लिए आज सत्ता पक्ष संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम अडानी की दलाली करें, अडानी के पैसों की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग भी है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं, प्रमोद तिवारी जी आप अनुभवी नेता हैं, टटोलिए। आपने चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं, मेरी जीवो करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक
Let him speak. Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Do what you want. Don't be shameless. Who are you? Let him speak. Let him speak. You speak. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश में किसान के लिए काम नहीं करने साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा मेरा नाम लेकर बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-10 पर आइए, भटकिए मत। अरे साहब, आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा, मैं खुद तुमसे भी ज्यादा मैं इतना कष्ट आपसे भी ज्यादा सहना हूँ। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप दे रहे हो मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों को, देखिए मुझे आप बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए। और अरे ये क्या है? आप बोलिए। आप अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताऊँ उनको, बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के आपको उनकी तारीफ लोगों पे चर्चा करने के लिए, उनकी तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात की है। आप अपनी बात कहिए, मैं सिर्फ आपको बता दूं, देखो मैं सुनना चाहता हूँ आपको। देखिए, अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप सुन रहे हो? ये देखिए बेटा उनको, मैं सुन रहा हूँ। मेरे सदस्य क्यों नहीं है? एक तरफी कंट्रोल करते हो आप लोग, ये कोई
मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। तो ये इस दृश्य के बाद सोमवार तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई, लेकिन चूंकि यहां दिखाई पड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, सदन के भीतर का कोई भी दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। चूंकि ये फुटेज जो है वो संसद टीवी के हैं, लेकिन राज्यसभा के भीतर जो कुछ हो रहा है वो विपक्ष के जो सांसद बोल रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल रहे थे, उससे पहले प्रमोद तिवारी भी बोल रहे थे, उसमें साफ ये पता चल रहा है कि हंगामा कहां से हो रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से हो रहा है, और उसमें जब विपक्ष के नेता बोल रहे हैं तो जगदीप धनखड़ ये तो कह रहे हैं कि आप बोलिए, लेकिन खुद भी उसमें बोलते चले जा रहे हैं। यही आरोप है विपक्ष का, और यही उनकी जो कार्यशैली है सदन को चलाने की, इसी के खिलाफ उनके खिलाफ इस पर नाराजगी है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। यही आरोप लगते हैं कि आप किस तरह से पक्षपात करते हैं। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह को कहना पड़ा कि इतना पक्षपाती सभापति राज्यसभा में आज तक नहीं देखा गया। वो दृश्य आज दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने तक नहीं दे रहे हैं, जबकि खुद ही कह रहे हैं कि आप बोलिए, और वो शांत नहीं करा रहे हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलते समय सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता पक्ष के लोग जबरदस्त तरीके से हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, और जगदीप धनखड़ भी सत्ता पक्ष के साथ मिलकर हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जगदीप धनखड़ ने यही कहा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, और आप एक दलित नेता का अपमान कर रहे हैं, एक मजदूर किसान के बेटे का आप अपमान कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और उनके खिलाफ विपक्ष जो है बहुत हमलावर है, और उनका इस्तीफा आप चाहता है विपक्ष, और ये सब समझ में आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है, और जगदीप धनखड़ बता रहे हैं कि साहब आप कानून पढ़िए, 14 दिन बाद जो आएगा उस पर चर्चा होने के लिए, 14 दिन की बात वो कर रहे हैं कि 14 दिन बाद आएगा अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन फिर बाद में ये भी कह रहे हैं कि आप मुझसे मिलकर चैम्बर में आकर मिलिए, कम से कम मुझसे बात कीजिए, ये भी है। और आज जगदीप धनखड़ को जबरदस्त तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा है, और जबरदस्त तरीके से कहा जाए वो पलटवार किया है, और जगदीप धनखड़ बिलबिलाते हुए नजर आए हैं। समीर जी बिल्कुल, जगदीप धनखड़ चूंकि उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब से वो राजनीति में है और संसद में है। यही बात वो बार बार कहते हैं, लेकिन उनकी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसा उनका कहना है। और जगदीप धनखड़ जिस तरह से बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, इसका भी जवाब उन्होंने दिया कि आप किसान के बेटे हैं, आप तो मैं मजदूर का बेटा हूं, लेकिन सवाल यह है कि आप वहां पर किसान के बेटे या किसी के बेटे नहीं है, आप वहां पर राज्यसभा के सभापति हैं। और अगर इस तरह से देखा जाएगा, पृष्ठभूमि देखी जाएगी, तो फिर आपको यह भी कहना चाहिए कि आप किन किन पार्टियों से होकर वहां आए हैं। लेकिन राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के स्पीकर से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो वहां रहकर अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र करें या उसके अनुसार सदन की कार्यवाही को संचालित करें। यही नहीं कर रहे हैं जगदीप धनखड़, जो विपक्ष का आरोप है, और इसी वजह से उनको संविधान के जब 75 साल पूरे हो रहे हैं तब उनको इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। बार बार उनके खिलाफ जिस तरह से विपक्षी नेता हमलावर है, यह आज तक कभी नहीं हुआ, जबकि देश में पूर्ण बहुमत की सरकारें रही, 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकारें रही, गठबंधन की सरकारें रही और अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन किसी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, किसी के खिलाफ नहीं दिया गया, और ये संविधान की 75वीं वर्षगांठ जो पूरा हो रहा है, मतलब अमृतकाल जो जिसको कह रहे थे राजनाथ सिंह, उसमें ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये और ज़्यादा गंभीर चिंता का विषय है कि जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से पूरी राज्यसभा का मजाक बनाकर रख दिया है। ये चीज़ें सब आ रही हैं, और विपक्ष इसी बात को लेकर कह रहा है, पूरा विपक्ष एकजुट है जगदीप धनखड़ के खिलाफ। समीर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सत्ता पक्ष किस तरीके से हंगामा कर रहा है, किस तरीके से सदन को नहीं चलने दे रहा है, ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, और एकजुटता की वजह से अब अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जा रहा है। और जिस तरह से आज अब हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा में उन्होंने उनका जो व्यवहार रहा, हालांकि यही व्यवहार लगातार रहता है और यही आरोप विपक्ष के हैं, इसीलिए तो उनको अविश्वास प्रस्ताव का अब सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज वो जो एक कह सकते हैं कि बौखलाहट थी, वो कहीं ज्यादा दिखाई पड़ी, और लगभग 10-15 मिनट 20 मिनट तक यही स्थिति जारी रही। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष का
का नेता बोल रहा है और एक सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, और मुझे लगता है कि सबसे सीनियर सदस्य होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठतम में से एक, क्या वो सबसे सीनियर हैं, वो जब बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ है उनका वो केवल और केवल देख रहे हैं विपक्ष के लोगों की तरफ, यानी उनको चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे हैं कि मैं कैसे बोलूं, आप पहले उनको शांत तो कराइए, लेकिन जगदीप धनखड़ खुद भी बोले चले जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोगों को शांत नहीं करा रहे हैं। एक बार उस दृश्य को हम लोग एक बार फिर देखेंगे कि किस तरह से जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच यह वाद विवाद हुआ है और कैसे जगदीप धनखड़ के बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने के बावजूद सत्ता पक्ष के लोगों को शांत नहीं करा रहे हैं। तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहां क्यों बैठा है, मैं आंखों से देख रहा हूं। तो ये जिस तरह से खुद एक वाद विवाद कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के साथ, और विपक्ष यही कहता है कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बनकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर वो सदन का संचालन करते हैं और इसी वजह से अब उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप में एक अब तक की एक दुर्लभ घटना है कि किसी राज्यसभा के सभापति को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जगदीप धनखड़ की कार्यशैली अभी भी वैसी की वैसी ही दिखाई पड़ रही है। यही आरोप लगातार लगा रहा है विपक्ष, और यहां तक कि विपक्ष के बड़े वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जिनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, लंबे समय से वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, वैसे नेताओं के आरोप हैं। लेकिन ये बार बार जो बात कह रहे हैं जगदीप धनखड़, मैं किसान का बेटा हूं, तो यह भी नहीं है कि इस कुर्सी पर पहली बार कोई किसान का नेता बैठा हुआ हो, और उनका यह कहना है कि उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है, मतलब वो खुद अपने को पीड़ित बता रहे हैं। यह और भी ज्यादा एक दिलचस्प बात है। जी, बहुत दिलचस्प बात है। और जब ये अपने को किसान का बेटा कह रहे थे, तभी संजय सिंह ये कहते हुए सुने गए कि जिस सरकार के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हुए हैं, आप सरकार का बचाव कर रहे हैं और खुद को किसान का बेटा कह रहे हैं। और यही सवाल पूरा सोशल मीडिया कह रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब, अभी सरकार जो है वो किसानों पर अत्याचार कर रही है, उन पर लाठी चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, और आप किसान का बेटा कह रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है इस सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए। जगदीप धनखड़ बुरी तरीके से बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। 70 सालों में पहली बार जो है इस तरीके का कोई सभापति इस सदन को मिला है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। समीर जी बिल्कुल, और संजय सिंह का सुनेंगे, उन्होंने राज्यसभा में किस तरह से जो किसान का बेटा हूं ये बात कही है, उसको लेकर उन्होंने कैसे प्रतिवाद किया है और कहा है कि जब किसान सीमाओं पर डटे हुए थे और मारे जा रहे थे, गोलियां चल रही थी, उनको रोका जा रहा था, बैरिकेडिंग करके उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही थी, उस समय एक भी शब्द किसानों के पक्ष में उनके मुंह से नहीं निकला। जाहिर सी बात है, नहीं निकला तो अब विपक्ष आरोप लगाएगा ही, और उस पर अगर आप ये सिंपैथी, सद्भावना लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसान के बेटे हैं। सुनते हैं क्या कहा है संजय सिंह ने। लेकिन जगदीप धनखड़ इस समय बुरी तरह से घिरे हुए हैं, विपक्ष के निशाने पर है। सत्ता पक्ष उनका बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि बकौल विपक्ष वो अभी तक सत्ता पक्ष का ही बचाव करते रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष बचाव भले कर ले, सत्ता पक्ष उनको बचा भले ले, हो सकता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज भी हो जाए, लेकिन इतिहास में यह बात तो दर्ज हो ही गई है कि एक ऐसे भी सभापति हुए हैं 72 साल में जिनको विपक्ष ने नकारा साबित कर दिया और पूरी तरह से उनके खिलाफ अविश्वास व्यक्त कर दिया। पूरे विपक्ष को ने यह बता दिया कि यह व्यक्ति इस कुर्सी पर, इस पद पर बैठने लायक नहीं है, क्योंकि विपक्ष का भरोसा उन्होंने खो दिया है। सुनते एक बार संजय सिंह ने क्या कहा, जो किसान का बेटा कहकर अपना बचाव कर रहे हैं जगदीप धनखड़। Defamatory or incrementary nature shall be made by a member against any other member or member of the house unless the member making the allegation has given previous intimation to the chairman and also to the minister concerned. Sir, for
the past 2 days, allegations have been raised against members of this house, Mr. Sonia Gandhi, the leader of opposition, and as well as members of the other house. Sir, you are the custodian of this house, custodian of the rules. The house has to function upon the procedures and rules, sir. You have to uphold the rules. And all those they have spoken about individual. सर दिख नहीं रहा है सर मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है, जिस पार्टी के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं, वो पार्टी आज वो पार्टी किसानों के हित की बात कर रही है, जिनके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं। Honorable members, I appeal to you that we need to work in the house. I appeal to leader of the opposition and leader of the house to spare time to see me in my chamber at noon today. I would try my utmost to bring an end to this lockdown. The proceedings taking place in the house are unfortunate. We are not earning any good name from anyone. I am personally. तो राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह मुद्दा उठाया कि ये वो सरकार किसानों की बात कर रही है, और जगदीप धनखड़ भी खुद को किसान का नेता किसान का बेटा कह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई बताई तो फिर उनको एक अपना जो एक सदा सधाया शब्द है और जिसको विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा बार इस मुहावरे को कभी नहीं, मुहावरा आप बता रहे हैं, इस मुहावरे को कभी नहीं सुना गया कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप किसान के मुद्दे पर बात करेंगे तो वो चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, और जो चीज अगर सत्ता पक्ष के लोग बात करेंगे वो चीजें रिकॉर्ड में जाएंगी। और किसानों की बात कर रहे थे संजय सिंह, जिसको जगदीप धनखड़ कहे कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, और खुद कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। जी बिल्कुल, ये खुद को बता रहे हैं किसान का बेटा, और किसानों की जैसी बात आती है वैसी जी उतार के अपना हाथ हिलाने लग जाते हैं। यानी किसानों के मसले पर ना सुनना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं, और बेटे किसान के हैं। अब इसी विपक्ष कह रहा है कि ऐसे नालायक बेटे किसान के कैसे हो सकते हैं, ये विपक्ष का कहना है। तो जगदीप धनखड़ बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और संसद की गरिमा जिस तरीके से गिराई है जगदीप धनखड़ ने, उनको अब एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर। यह कहना है साफ साफ विपक्ष का समिति। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ साफ कहा कि आप एक दलित के बेटे का, आप एक नेता विपक्ष का अपमान कर रहे हैं, और आप ये आशा कैसे कर सकते हैं कि फिर हम आपका सम्मान करेंगे। जी बिल्कुल, यही बात है, यही वजह है, और यही सारे आरोप हैं जो इतने गंभीर आरोप है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। और यही नहीं कि पहला मौका है, अभी अगस्त में भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। यानी अभी उनको कुल जो राज्यसभा का सभापति बने हुए मुश्किल से 2 साल हुए हैं, 2 साल से कुछ ज्यादा, और उनके खिलाफ ये दूसरी बार कोशिश हो रही है। अगस्त में तो खैर केवल बातें हुई थी, लेकिन इस बार तो पूरा उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, नोटिस दिया जा चुका है जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। और यही जी हाँ, यहां यह भी हो सकता है समीर जी कि शायद 16 या 17 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव रखा जाए, क्योंकि बीजेपी ने एक व्हिप जारी किया है 5 लाइन का अपने सारे सदस्यों को राज्यसभा के लिए कि 16 और 17 दिसंबर को वो सदन में उपस्थित रहेंगे। यानी कि इसका मतलब उस दिन ये व्हिप जो जारी किया बीजेपी ने, इससे समझा जा सकता है कि विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 16 या 17 दिसंबर को हो सकती है। बिल्कुल, और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को ही संविधान पर चर्चा होनी है, जो इस समय लोकसभा में चल रही है, और लोकसभा में 13 और 14 यानी आज और कल 2 दिन चलेगी संविधान पर चर्चा। और एक बार फिर रुख करेंगे लोकसभा का, संविधान पर चर्चा इस समय क्या हो रही है और इस समय वहां पर क्या हो रहा है। जी हाँ, बात यह कि राजनाथ सिंह ने आज जब चर्चा की शुरुआत की संविधान पर, उनके मुंह से पंडित नेहरू का नाम एक बार भी नहीं निकला है। यानी देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लंबा समय अपना जीवन जेल में गुजारा, उनके मुंह से एक शब्द भी पंडित नेहरू के लिए नहीं निकला है।
जी, अब तो ये बहुत सारी बातें आएंगी, चूंकि अब इसमें विपक्ष को भी बोलना है और विपक्ष में जो शुरुआत होगी वो प्रियंका गांधी से होगी। पहली बार की वो सांसद है, उनको मौका दिया है विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करने का। एक बार रुक करते हैं लोकसभा का, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और उन परिस्थितियों में जबकि सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसके बीच में संविधान पर यह चर्चा बहुत ही मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब तक तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से लगातार सदन की कार्यवाही ही स्थगित कर दी जा रही थी। लोकसभा में देखते हैं क्या हो रहा है इस समय। Is to my mind a classical example of the collaborative cooperative federalism. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन is not just a set of rules, it is the spirit of India seeking its destiny. मुझे कहते हुए हर्ष अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए संविधान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनीतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया अध्यक्ष, और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी हमने उठाए। 2003 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमने सुशासन को मजबूत करने के लिए 91वें संशोधन में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया था। इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए थे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले। अध्यक्ष महोदय, आप आजाद भारत का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है दुर्भावना के साथ साथ धीरे धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्री राजीव गांधी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह जी के समय लगभग 7 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। साल 1950 में प्रेस में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना हो रही थी। हमारे प्रेस के मित्र भी सुन रहे होंगे। ऐसे में तब की कांग्रेस की सरकार ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर और मद्रास से निकलने वाली पत्रिका क्रॉस रोड्स को प्रतिबंधित कर दिया था। और इसका विरोध करते हुए ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री के.आर. मलकानी ने लिखा था, आई वुड लाइक टू कोट, टू थ्रेटन द लिबर्टी ऑफ द प्रेस, टू थ्रेटन the liberty of the press for the sole offense of the non। तो संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है इस समय, और 13 और 14 दिसंबर 2 दिन होनी है लोकसभा में इस पर चर्चा। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं और अब राजनाथ सिंह ने उन सारी चीजों को, यानी विपक्ष पर हमला करने की शुरुआत कर दी है कि किस तरह से संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनको बता रहे हैं कि ये विपक्ष पर हमला करने के लिए और तमाम जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने के लिए की जा रही। लेकिन विपक्ष का जो कहना है कि किस तरह से जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे तमाम जांच एजेंसियां हो, और यहां तक कि संसद को भी किस तरह से कमजोर किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। और इन्हीं सब पर बात करने के लिए इस संविधान के मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से, विपक्ष की ओर से। और निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार अपने को घिरा हुआ पा रही है। ये इस मुद्दे पर जब चर्चा होगी, चूंकि तमाम मुद्दों पर चर्चा की ना होने पाए
इसकी वजह से ही 3 हफ्ते से लगातार संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। एक बार सुनते हैं कि कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। जी, जज जो शेखर यादव जो हाईकोर्ट के जज थे उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस आज राज्यसभा में दे दिया गया है। जी, उस मसले पर कपिल सिब्बल बात कर रहे हैं कि वो क्यों दिया गया है। वो जो जज साहब थे जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर भाषण दिया था, शेखर कुमार यादव, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस दिया। जी बिल्कुल, उस मुद्दे पर भी इस समय काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं शेखर यादव, उन्होंने एक हाईकोर्ट परिसर में विश्व हिंदू परिषद की एक सभा हुई, उसमें एक सम्मेलन हुआ जिसमें बातें करते हुए उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जो कि संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ है। और चूंकि ये बात हो रही है कि आखिर वो कोई जज ऐसा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका रूल बुक में तो इस तरह की बात नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक जानकार हैं उनका कहना है कि बहुत सारी बातें जब संविधान निर्माताओं ने ये मानकर वो चले थे कि जो संविधान की रक्षा का दायित्व जिनके ऊपर है उनको इन सब चीजों का ख्याल होगा कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और शेखर यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है, माफ कीजिएगा, इंपीचमेंट लाने की तैयारी हो रही है, यानी महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पद से हटाने का यही तरीका होता है, संसद में उनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जाता है, महाभियोग उसको कहते हैं हिंदी में। तो उसको कपिल सिब्बल उसको पेश करने वाले हैं। कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि इनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है कपिल सिब्बल ने। और जाहिर तौर पर ये सारे वही मुद्दे हैं जिन पर संविधान के मुद्दे पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जो संस्थाएं कमजोर हुई हैं उनमें संसद और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी संस्थाएं भी शामिल है। सुनते हैं कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। 10:45 पे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को एक नोटिस दिया है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस शेखर कुमार यादव, जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने 9 दिसंबर को अभी 2024 में हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में एक भड़काऊ भाषण दिया। आपको मालूम है कि कोई भी जज जब उसकी नियुक्ति होती है तो वो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, और जो जज संविधान की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान का ही आक्रमण करे और उस शपथ को नजरअंदाज कर दे, तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पे बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने धारा 2017 आर्टिकल 2171B, आर्टिकल 218, आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने ये मोशन मूव किया है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। और जो उन्होंने कहा है पब्लिक, तो हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश हो रही है। संविधान पर संसद में चर्चा हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोगों के खिलाफ उनको हटाने की मांग हो रही है। इससे बड़ा एक कह लीजिए कि ये जो एक उलटबासी है वो क्या होगी। एक तरफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम रहने और उसके खिलाफ जाने के आरोप में उन पर महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। तमाम जो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने की बातें लगातार हो ही रही हैं। उसमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग है, जिस पर इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो निर्वाचित होती हैं सरकारें, उनको चुनने की जिम्मेदारी है। अब इन परिस्थितियों में जो संविधान में बहस हो रही है अपने आप में बड़ी दिलचस्प है और बहुत ही दमदार और एक महत्वपूर्ण बहस हो रही है। इस समय लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को होनी है, राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को यह बहस होगी। जी बिल्कुल, आज राजनाथ सिंह ने सत्ता पक्ष की तरफ से शुरुआत की है, अभी राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी जो है इस बहस की शुरुआत करेंगी। यानी प्रियंका गांधी का आज पहला जो है वो भाषण एक तरीके से कहा जाए सदन के अंदर होगा, वो भी
संविधान पर होगा। राहुल गांधी ने इसके लिए उनको बधाई भी दी है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे जो है राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के लिए मतलब शुभकामनाएं एक तरीके से दी हैं और कहा है कि वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो बोलेंगे रेडी फॉर प्रियंकास मेजन, और लंबा चौड़ा उन्होंने किया है कि प्रियंकास मेजन स्पीच, इतना लिख के उन्होंने अपना एक फोटो किया है अपने व्हाट्सएप चैनल पर समीर जी। तो अब संसद में कार्रवाई होगी, इस पर चर्चा होगी और जिस तरीके से राजनाथ सिंह बातें रख रहे हैं, यानी वो बहस की शुरुआत ही जो की है वो संविधान क्या है और संविधान में क्या क्या उस पर न करके वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने की जो भारतीय जनता पार्टी की तुच्छ मानसिकता है उसका वो परिचय अपना दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब राजनाथ सिंह ने शुरुआत की तो दूसरी तरफ से भी हमले होंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, संविधान को बदलना चाहती है, क्यों 400 पार के नारे दिए गए थे, संविधान के साथ क्या क्या छेड़छाड़ की गई है और किस तरीके से संविधान को बदलना चाहते हैं और किस तरीके से मनुस्मृति के समर्थक हैं। ये सारी बातें लगता है इस चर्चा में आएंगी। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, आप सही कह रहे हैं। और राजनाथ सिंह जिस तरह से जो संविधान में बोल रहे हैं, हमने दर्शकों को सुनवाया भी, अभी फिर उस उधर रुख करेंगे हम लोकसभा में अभी क्या चल रहा है। लेकिन राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि संविधान के मुद्दे पर जो सरकार है, सरकार इमरजेंसी की बात करेगी, यानी जो पिछली सरकारें रही हैं जो बात करते हैं कि 70 साल वाली बात करेंगे कि पहले कभी कुछ नहीं हुआ और पहले क्या हुआ। लेकिन हम ये इस पर चर्चा कराने के लिए ये हम लेकर आए हैं, हमने मांग की है कि मौजूदा सरकार संवैधानिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस तरह से कर रही है, कहां नाकाम हुई है और कहां वो कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो बिल्कुल सही बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तरह से जो बात कर रहे हैं उसकी अपेक्षा या आशंका विपक्ष को पहले से ही है। निश्चित तौर पर जब विपक्षी सांसद उस पर बोलेंगे तब ये बात जरूर आएगी कि किस तरह से ये सरकार, मौजूदा सरकार, संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एक बार सुनेंगे कि राज्यसभा सदस्य बिहार से आते हैं, आरजेडी के नेता हैं मनोज झा, उन्होंने क्या कहा है कि किस तरह से इस चर्चा को एक कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, कितनी संभावना है उनको कि इससे, इस चर्चा से क्या कुछ निकल कर आएगा। लेकिन यह बात तो तय है कि जो तमाम आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कितना दमखम है और संविधान में अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता को यह जानने का मौका जरूर मिलेगा इस बहस में। सुनेंगे एक बार मनोज झा को क्या कह रहे हैं। और संविधान में इस मुद्दे पर आपको एक बार फिर बता दें कि 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में, यानी आज और कल लोकसभा में इस पर 2 दिन चर्चा होगी, राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को चर्चा होगी। तो ये संविधान और ये चर्चा की मांग भी विपक्ष ने की थी, ऐसा नहीं था। ये इस मौका है चूंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया था, जब बनकर वो तैयार हुआ तो उसको एक जिसको जो हम भारत के लोग ये कहकर उसको एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया। तो उस मौके पर 26 नवंबर को ही राहुल गांधी ने उस पर चर्चा की मांग के लिए लिखा था, स्पीकर को पत्र लिखा था और उसके बाद फिर ये दोनों ही सदनों में इस पर चर्चा की मांग की गई है। सुनते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं जो संसद में संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसे लेकर। ये बेहद खुशी की बात है कि एक ऐसे दौर में जब आघात बहुत है संविधान पे, समतामूलक समाज को लेकर के, बंधुत्व को लेकर के, मैं समझता हूं वैसे दौर में इस पर बहुत आवश्यक है कि विशद चर्चा हो। तो ये ऐसे दौर में इस पर चर्चा हो रही है जब संविधान में आघात बहुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। और ये भी महत्वपूर्ण बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे कि ऐसा ये दौर ऐसा है जिस समय संविधान पर चर्चा हो रही है, संविधान को स्वीकार करने के 75 साल पूरे हो गए हैं, उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है और वो ऐसा दौर है कि इस इतिहास में जो संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। यानी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग प्रस्ताव दोनों की कार्यवाही एक साथ चल रही है और उस दौर में संसद में संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है।
जी, और यही समझ में आता है कि 75 सालों में संविधान के ऊपर कितने खतरे बढ़ गए हैं। मनोज झा भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा था कि संविधान पे खतरे बढ़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा संविधान पे खतरे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है समीर जी की विपक्ष जब इस पर चर्चा करेगा तो संविधान पे क्या क्या खतरे हैं और किस तरीके से बीजेपी की सरकार जो संविधान को मिटा रही है, इस पर भी चर्चा होगी। इधर जो आज एक बात कही प्रमोद तिवारी ने, हम लोगों ने हालांकि सुनवाया भी था, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष सिर्फ दलित के बेटे नहीं बल्कि किसान भी हैं। आज संविधान बनाने वाले भी शर्मिंदा होंगे कि अडानी को बचाने के लिए पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो गया है। यानी संविधान का जब 75 साल पूरे हो रहे हैं उस समय किस तरीके से सत्तारूढ़ दल जो है एक पूंजीपति को बचाने के लिए खड़ा हो गया है, ये बात कही और इसी पर जगदीप धनखड़ को बहुत ज्यादा मिर्च लग गई और जगदीप धनखड़ आग बबूला एकदम से हो गए। जी बिल्कुल, और उन्होंने उस क्लिप को भी टैग किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें प्रमोद तिवारी ने, जो राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता हैं, कांग्रेस के उपनेता हैं, उन्होंने उस क्लिप को टैग किया है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और प्रमोद तिवारी के साथ किस तरह से वो बहस करते दिखाई पड़ रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं लेकिन उनको वो मना नहीं कर रहे हैं, उनको चुप नहीं करा रहे हैं और वो जो हिदायत दे रहे हैं वो प्रमोद तिवारी को दे रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे को दे रहे हैं। एक बार उस क्लिप को फिर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आज जबरदस्त हंगामा हुआ राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के बर्ताव को लेकर, उनके ऊपर आरोप को लेकर और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है वो तो लाया ही जा रहा है, लेकिन अपनी बात कहने के बाद एक बार फिर जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया सोमवार तक के लिए। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी भी है, उद्योग भी है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? तो लगभग 10-12 मिनट तक राज्यसभा में यही होता रहा। मौका था विपक्ष के नेता को बोलने का, खुद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को और जगदीप धनखड़ ने जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने मौका दिया था, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष एक तरफ हंगामा कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी बात कह रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़। और यही बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हम आपको सुनने नहीं आए हैं, आपकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं। और इसको लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज की राज्यसभा की कार्यवाही भाजपा द्वारा जानबूझकर और सुनियोजित ढंग से किए गए शोर शराबे के कारण स्थगित हो गई। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। आज जिस तरह से कार्यवाही का संचालन किया गया उससे 10 दिसंबर 2024 को राज्यसभा के माननीय सभापति के खिलाफ लाए गए अभूतपूर्व अविश्वास प्रस्ताव में इंडिया की पार्टियों द्वारा कही गई बातों की पुष्टि होती है। बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली। सत्ता पक्ष का शोर शराबा होता रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोल रहे हैं, उनको सुन नहीं रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कह रहे हैं कि आप जो शोर कर रहे हैं उनको चुप कराइए। नहीं हुआ और जैसे ही लगभग 10-12 मिनट तक जगदीप धनखड़ ने अपनी बात पूरी की, उसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। यही परिस्थितियां लगातार संसद में हो रही हैं, राज्यसभा में हो रही हैं, जिनकी वजह से विपक्ष उनके खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। जी बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। और ये बहुत दिलचस्प है कि जगदीप धनखड़ जो है वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, अपना वही रवैया लगातार अपनाए हुए हैं। हालांकि वो देखा उन्होंने कि विपक्ष ज़्यादा हमलावर है और तो फिर उन्होंने कहा कि हमसे आके आप चैम्बर में मिल लीजिए 12:50 पे। अब देखते हैं 12:50 पे चैम्बर में उनसे जाके कोई
मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये भी एक चाल हो सकती है चैम्बर में 4 नेताओं को बुला लें और फिर इसको वापस करा लें, वापस नहीं होगा। लेकिन दूसरा ये जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके लिए जो एक संकट खड़ा किया है विपक्ष ने, वो ये है कि जो शेखर कुमार यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस दिया गया है, अब उसमें देखना होगा कि वहां वाईआरसीपी के सांसद, जनता दल यू के सांसद और टीडीपी के सांसद इस पे जो है इस विपक्ष के अभी महाभियोग का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, या बीजेपी के साथ ही खड़े रहते हैं। इनकी पोल पट्टी भी अब खुल जाएगी। जी बिल्कुल, उससे खुल जाएगी, लेकिन बहुत ही गंभीर मुद्दा है और संविधान की पर चर्चा हो रही है संसद में, लोकसभा में आज हो रही है। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में होनी है, 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में। लेकिन ये ऐसा मौका है, जैसा मनोज झा भी कह रहे थे, कि आघात बढ़ गए हैं संविधान पर, और उन आघातों के दौर में संविधान पर चर्चा हो रही है, अपने आप में दिलचस्प है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि जो सबसे बड़ी संवैधानिक मशीनरी है, जिनके ऊपर इस पूरी व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो संसद हो, और चाहे कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है जगदीप धनखड़ के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ लाया जा रहा है महाभियोग। और इसी दौर में चर्चा हो रही है संविधान पर। रुख करते हैं एक बार फिर लोकसभा का, जहां संविधान पर चर्चा जारी है। Towards unified personal law for all Indians. The reasons are too obvious to be stated. The utmost that has been done is to codify the Hindu law. When more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance any more the introduction of uniform civil code for all citizens in the territory of इंडिया अनकोट। अध्यक्ष महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कांग्रेस क्या ही लाती, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पूरी तरह से नकार दिया। अध्यक्ष महोदय, आप याद कीजिए साहबानो केस, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था। मैं उसे ऐतिहासिक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया था, और इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की वह हकदार हैं, यह कहा था। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन तुष्टीकरण के रास्ते चलते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया। इसलिए जब कांग्रेस के लोग, जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो हंसी आती है। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति, अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक फिर से दोहराना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। जैसा प्रारंभ में ही मैंने कहा था अध्यक्ष महोदय, आज संसद पर हमले हुए की लगभग बरसी है, तो आज मैं अपेक्षा करता हूं कि संविधान ने जो अधिकार सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को दिए, उसका वैसा दुरुपयोग कभी नहीं कि हमले के मास्टरमाइंड को क्षमादान प्रकरण पर 7 साल तक वो लंबित रहे। आज तक ऐसी कोई कल्पना नहीं की जाती। मैं समझता हूं संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्रीय रक्षा के मुद्दों पर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कभी न हो, यह संसद को सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम अपने संविधान के 75 साल पूरे होने के साक्षी बने हैं, तो हमें अधिकारों से एक कदम आगे बढ़कर अध्यक्ष महोदय अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। धर्म के अनेकों अर्थ हैं अध्यक्ष महोदय।
मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में सजदा करना, यही धर्म नहीं है। धर्म के अनेकों अर्थ हैं, पर इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कर्तव्य, सबसे महत्वपूर्ण है वह कर्तव्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ मूलतः कर्तव्य ही है। धर्म शब्द ये ऋग्वेद में 56 बार आता है, 56 टाइम, और लगभग सभी स्थान पर इसका उपयोग कर्तव्य के अर्थ और संदर्भ में ही किया गया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, भारत की संस्कृति में उसके धर्म, मूल्य, इतिहास सभी में कर्तव्यों के निर्वहन की बातें की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र में उसका संविधान ही उसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या यूं कहूं सैक्रेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। यही कारण है कि सर्वोच्च पदों पर बैठे सभी व्यक्तियों को इस संविधान में मौजूद शपथ को पद ग्रहण करने से पहले दोहराना पड़ता है। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा कि आपके ही समक्ष यह शपथ लेनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह केवल कुछ शब्द नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की अंतरात्मा है। यह एक संवैधानिक दायित्व होने के साथ साथ एक नैतिक दायित्व भी है। और यह अक्सर कहा जाता है कि भारत विविधता का देश है। भारत विभिन्न धर्मों, विश्वासों, मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का देश है। लेकिन इस जीवंत विविधता के बीच जो हमें एक सूत्र में बांधता है अध्यक्ष महोदय, वह है हमारा संविधान। अध्यक्ष महोदय, यहां में ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बहुचर्चित किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन में लिखा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और उसे प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूशन और प्रोसीजर दोनों को एक समान महत्व दिया है। जिन आदर्शों को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया वे हैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें प्राप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का रास्ता अपनाया, पर उनके जेहन में एक बात पूरी तरह से साफ थी। यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन केवल संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक भावना के साथ लाया जाए, यह उनकी मंशा थी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। वो बात यह थी कि संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि सामाजिक एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र को अलग अलग हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक सीमलेस वेब के 3 अलग अलग स्ट्रैंड हैं। And I would like to quote Adhyaksh Mahoday, without national unity, democracy would be endangered and there could be a little progress towards social and economic reform. And without democracy and reform, the nation would not hold together. And with these 3 strands, the framers had spun a seamless wave, unquote. अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमेशा नागरिक और राज्य, व्यक्ति और समाज के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए जॉन मार्शल ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड फॉर एजेस टू कम, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड फॉर एजेस टू कम बट इट्स कोर्स कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रैंक्विल। जिसका अर्थ है कि संविधान की रचना सदियों के लिए होती है मगर उसकी यात्रा चुनौतीपूर्ण होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता आजादी के आंदोलनों से प्रेरित थे, ये हम सभी जानते हैं। वे सभी दूरदर्शी थे, लेकिन भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों और उनके समाधानों को संविधान में सम्मिलित करना संभव नहीं था, किसी भी सूरत में संभव नहीं था। पिछले 7.5 दशकों में संविधान को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अध्यक्ष महोदय, पर हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान की स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस है कि हम उन सभी चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता से कर पाए हैं। पिछले 75 वर्षों में अध्यक्ष महोदय ऐसे कई अवसर आए हैं जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और वह लोकतंत्र को मजबूत किया है। और इन सभी ऐतिहासिक फैसलों के पीछे जो आदर्श, सोच और मापदंड थे वे सभी हमारे संविधान में निहित हैं। और भारतीय संविधान वह आदर्श था अध्यक्ष महोदय जिसके माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह अस्तित्व में आया था।
यह एक चार्टर था अध्यक्ष महोदय, जिसने एक प्राचीन सभ्यता को आधुनिकता और बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार के मार्ग पर इसने अग्रसर किया। और पिछले 75 वर्षों से हमारा संविधान इस भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 75 सालों में संविधान की मूल भावना से ही प्रेरणा लेते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया, संघीय संरचना को मजबूत किया और लोगों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरा मानना है कि इन सभी निर्णयों के पीछे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो हमारे संवैधानिक निर्माताओं के आदर्श और दृष्टिकोण थे, जो भारत के संविधान में ही निहित है। भारत का संविधान 7 दशकों से अधिक समय से न सिर्फ शानदार तरीके से भारत का संविधान काम कर रहा है, बल्कि तमाम झंझावातों को झेलने के बाद भी साल दर साल हमारा संविधान मजबूत होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि इसकी बड़ी वजह थी इसके सबसे बड़ी वजह थी इसमें निहित कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की 4 नवंबर 1949 को अपने भाषण में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर विचार रखते हुए प्रसिद्ध विचारक जॉर्ज ग्रोथ को कोट करते हुए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वाज द इनसेपरेबल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट एट वंस फ्री एंड पीसफुल। अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय संविधान को इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रेखांकित करने के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभारी होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 से ठीक एक दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक भाषण दिया था, जिसे द ग्रामर ऑफ एन आवर की स्पीच के नाम